बच्चे क्लास 10th में और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। आज मैं आप लोगों को गणित का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 1 मार्च को 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे प्यार कोड अभी नोट कर सकते हो, कोड है 822 बीबी कोड का मेरे पास जो पेपर है, और इस कोड का पेपर आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। और मेरे प्यार बिल्कुल डिटेल में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। यूट्यूब पे हजारों वीडियोज आपको मिलेंगे 822 बीबी की, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा है, ऊपर से ऊपर पेपर दिखा रहे हैं लोग। लेकिन अब जब तक सोल्यूशन नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम में लिखोगे क्या है। इसीलिए मुझे मेरे प्यार ये घंटा से पार लग गया वीडियो बनाने में। पूरा का पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन तैयार कर लो, डिटेल में सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया हुआ है। एडमिट कार्ड लेकर जाना, अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। और पूर्णांक के 70 नंबर तो 70 में 70 नंबर आएगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 95% लाकर इस बार आप दिखा दोगे कि मैथ का टॉपर आप ही हो। ठीक है, नीचे जब बढ़ोगे तो नोट दिया गया, नोट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। नीचे जब बढ़ोगे तो निर्देश दिया गया, निर्देश पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला निर्देश बोला कि सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना जो है अनिवार्य है। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड, मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। तीसरा है जिसमें से बोला खंड अ में क्या है, तो खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का पूछा जाएगा खंड अ में। फिर आता है खंड ब, खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपके 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे आपको। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा खंड ब में 50 नंबर के लिए। इसके बाद है खंड ब में कुल कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है। अगला है कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, मतलब खंड ब में शुरू में ही आपको बता दिया गया होगा कि कितने खंड करने हैं खंड ब के। इसके बाद है प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा। अगला है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट न कीजिए। कह रहा शुरू से लेकर लास्ट तक सारे प्रश्न करना है। जो कोई भी प्रश्न में दिक्कत होती है उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर वीडियो आप पूरा देखते हो तो सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। अगला है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए, फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। कहने का मतलब मैथ का पेपर देने जा रहे हो तो रफ कार्य करना पड़ेगा। रफ कार्य कहाँ किया जाता है, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी उसके लास्ट पेज पे बाई पृष्ठ की तरफ जाओगे, कम से कम 2 या 3 पेज तक आप कर सकते हो। ठीक है, और उसमें जब कीजिएगा रफ कार्य तो फिर उसको काट के निशान लगा दीजिएगा, ऊपर लिख भी दीजिएगा रफ कार्य, ताकि एग्जाम में उसको चेक ना कर पाए, उसको समझ में आ जाए कि आपने रफ कार्य किया हुआ है। इसके बाद है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना न मिटाएं, यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। कुछ प्रश्न रचना वाले दिए गए हैं, इसमें रचना करोगे आप पेंसिल से, इतना याद रखें, पेन से नहीं, पेंसिल से रचना किया जाता है। जब रचना आप कर दोगे तो उसे मिटाना नहीं है, अगर मिटा देते हो तो कुछ नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी निर्देश में आपको वो बता चुका है। एक निर्देश और बचा है इस साइड, उसको भी मैं समझा देता हूं। बोला है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उन्हें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए, बिना चित्र के ऐसे अपूर्ण और शुद्ध माने जाएंगे। जो चित्र बनाने वाले प्रश्न होंगे उसमें चित्र बनाना होगा, नहीं बनाओगे तो ऐसे प्रश्न जो है अशुद्ध माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, यहां से आप लोगों का पेपर स्टार्ट होता है। यहाँ पे आया है सबसे पहले खंड अ, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न। तो खंड अ में तो कितने बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। एक एक प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूं। पहला प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको मालूम है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। यह होता है मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद के मानक रूप। अब मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद में अधिकतम संख्या जितनी होगी, घातों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो घातों की अधिकतम संख्या 2 है। तो जितने घातों की अधिकतम संख्या होती है उतना ही शून्य निकाला जाता है। तो द्विघात बहुपद में घातों की अधिकतम संख्या 2 है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या भी 2 ही होगी। इसलिए बी वाला ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारों से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2। अगर ये त्रिघात बहुपद रहता तो शून्यकों की संख्या 3 होती। समझ में आ गया।
तो चलिए, यह प्रश्न बिल्कुल दिमाग में आप लोगों को फिट हो गया होगा, कभी नहीं भूल पाओगे आप इस प्रश्न को। चलिए मेरे प्यारों, जो दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि यदि टेन ए बराबर 4/3, तो सेक ए का मान पूछा है। मेरे प्यार बच्चों, में एक पेज ले लेता हूं, बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी समझ जाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब आपको मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि टेन ए, अब टेन ए बराबर दे रखा है 4/3 में लिख देता हूं, 4/3 दे रखा है। आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछा है कि सेक ए का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल है, एक फार्मूला लगेगा, आंसर आपके हाथ में होगा। फार्मूला कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बताइए कि हमें तो सेक ए का वैल्यू चाहिए, तो अगर हम बात करें सेक ए, तो सेक ए निकालूंगा तो ये जो वर्ग है इधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, मतलब ये सारी चीजें करनी में हो जाएंगी। तो हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। यहां से अगर हम सेक ए का वैल्यू निकालें कि सेक ए बराबर क्या होगा, तो करनी में मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा और प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 10 ए का तो वैल्यू दे ही रखा है, 10 ए बराबर 4/3। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4/3, स्क्वायर करने के लिए बोला है तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए बराबर, करनी में मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 प्लस, अब 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौको 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब सेक ए का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो करनी में क्या हो जाएगा, इस 9 का गुणा 1 में होगा तो 9 एकम 9, और 9 में जब आप 16 जोड़ दोगे तो 16 और 9 होता है 25, तो हो जाएगा 25 मेरे प्यार बच्चों, और बटे में कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहां से अगर आप सेक ए का वैल्यू निकालते हो कि सेक ए बराबर क्या होगा, तो सेक ए बराबर 25/9 आ गया। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 5, और साथ ही साथ 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अब सेक ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों 5/3 आ गया, और यही आंसर होगा क्योंकि इसी का वैल्यू तो हमसे पूछा था। सेक ए बराबर 5/3 देखेंगे ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5/3 दिया है तो आपको होगी बिल्कुल दिया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5/3। समझ में आ गया आप लोगों को, सारे बच्चों को ये प्रश्न आ गया होगा समझ में, इतना मैंने अच्छे से बताया है इस प्रश्न को। ठीक है, क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको साइड करता हूं, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा, और इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि 70 में 70 नंबर हमें चाहिए हर एक बच्चे को। तीसरा है कि 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यह प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पेज की आवश्यकता पड़ेगी, पेज में लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्या लिखेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 हो जाएगा, 2 की बाद 4 हो जाएगा, 4 की बाद 6, 6 की बाद 8, और 10 तक, तक बोला है मतलब 10 को भी लेना है, क्योंकि 10 भी सम संख्या होती है, तो 10 को भी हम लेंगे क्योंकि 10 भी सम संख्या ही है। तो 1 से लेके 10 तक के हम सभी सम संख्याओं को यहाँ पे लिख दिया। अब हमसे मेरे प्यारों जो समांतर माध्य पूछा है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जब हम समांतर माध्य लिखेंगे, समांतर माध्य का फॉर्मूला ये कहता है कि जितनी भी दी हुई संख्या है सबका योग कर दो। तो दी हुई संख्याओं का योगफल, तो संख्या दिया है कितना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो दी हुई संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का आपको भाग दे देना है। ठीक है, अब यहां से आपका देखिए समांतर माध्य जब यहां से आप निकालोगे तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 कितना होता है 20, और 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, तो 30 हो गया, और नीचे आपका 5 हो गया। अब काट दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, काटेंगे 5 से तो यहाँ पे आपको समांतर माध्य देखने को क्या मिलेगा, जब 5 से काटा, 5 6 के 30, 6 देखने को मिल गया, यही आपका समांतर माध्य है, और यही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में दिया है कि नहीं, देखेंगे ऑप्शन में, तो देखिए तीसरा वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको दिख रहा है 6, और यही राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को, सारे बच्चे को आगे समझ में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट आगे बढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर मेरे प्यारे बच्चों 4, और प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ।
प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या, तो इसमें बताना है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली संख्या कौन सी है। तो हमको एक एक करके चेक करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सी वाला। क्या होगा? सी वाला। अब ये राइट आंसर सी हो गया, तो मैं इसी को बता देता हूं, फिर आप चेक कर लीजिएगा पूरा। तो सी वाला शांत कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब भी हम लोग शांत और अशांत देखते हैं तो हमारे पास संख्या क्या है, देखिए 227/625। जब भी शांत और अशांत देखना है तो यह है आप लोगों का P बटे Q के रूप में। ठीक है, तो P को नहीं देखा जाता है मेरे प्यारों, जो Q को देखा जाता है। तो Q जो है वो दिया है आपका 625। अब 625 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब 625 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप तोड़ दोगे, तो 625 का जब आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 पाँचे 25। 5 से कटाएंगे तो 25 5 125 होता है, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5। मतलब Q बराबर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखने को मिल गया कि 5 कितने बार आया है, तो 5 आपका 4 बार आया है। ठीक है, तो फार्मूला ये कहता है, नियम ये कहता है कि Q का मान, अगर आप Q का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, Q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 पे पावर m या 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का हो, 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। या तो सिर्फ अकेला 2 पे पावर m रहेगा तब भी आपको शांत कहलाएगा, या तो सिर्फ अकेला 5 पे पावर n रहेगा तब भी आपका शांत कहलाएगा। ये तीनों कंडीशन में यह शांत कहलाता है। या तो दोनों साथ में आ जाए या अलग अलग आ जाएंगे तभी भी शांत कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 4 है, मतलब 5 पे पावर n का रूप का है, इसलिए क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए ना यह प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि इसमें पूरा था कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या, तो 227/625 है। बाकी किसी का भी निकाल के देखिएगा, वो इस तीनों रूप का नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, पूरा नियम आपको बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में भूलो मत, क्योंकि ये पेपर बनने वाले हैं तो आपको 70 में 70 नंबर लाना ही पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से ये देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है, कह रहा है कि चित्र में, ठीक है मैं चित्र देख रहा हूं, चित्र में बोला कि यदि टीपी और टी क्यू, टीपी का मतलब यह टीपी और यह टी क्यू, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, चलिए बिल्कुल दो स्पर्श रेखाएं हैं, और इस प्रकार है कि बोला है कि कोण पी ओ क्यू 110 अंश। अब पी ओ क्यू 110 अंश दिया है, तो बोला है कि तो कोण पी टी क्यू का मान बताइए। तो पी टी क्यू मतलब इसका मान पूछा है, कि इसका मान अब बताइए क्या होगा। अब मेरे प्यारों से ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ध्यान से देख रहे होगे, तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखने को मिला होगा कि पी ओ क्यू और टी, ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कि नहीं? पी ओ क्यू टी, ये जो है वो क्या है? चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। मैं यहां लिख देता हूं कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक चतुर्भुज है। अब एक चतुर्भुज है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यही बताओ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। ठीक है, 360 अंश होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो केंद्र है, तो केंद्र जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो केंद्र की ये जो त्रिज्याएं हैं और यह जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये एक दूसरे पे लंब होती है। मतलब यह 90 अंश है तो यह भी आपका 90 अंश होगा। तो 90 अंश 90 अंश 180 अंश, तो यही हो गया। ठीक है, तो 180 अंश काम खत्म। 180 अंश और चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर यह 110 अंश है तो यह 70 अंश होगा, तभी तो होगा। तो डायरेक्ट मैंने बता दिया। या इसको हल करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो कि 90 90 180, ठीक है, 90 90 180 हो गया। तो इसको ऐसे लिख दो कि ये एक चतुर्भुज है। हालांकि मैंने आंसर तुरंत बता दिया, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको होगे कि पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू प्लस कोण पी और कोण यह क्यू, और यह कोण जो पूछा है पी टी क्यू, पी टी क्यू, यही तो चारों कोण हैं। इन चारों कोणों का योग कितना है? 360 अंश है। इसी तरह तो लिखेंगे। अब पी ओ क्यू 110 अंश है और ये आपका 90 अंश है, ये भी आपका 90 अंश है, और ये वाला कोण तो हमसे पूछ ही रखा है पी टी क्यू, इसका मान पूछ ही रखा है, आया हो गया 360। अब देखिए ये तो हो जाएगा 110, आया हो जाएगा 90 90 180, प्लस पी टी क्यू का मान पूछा है हमसे, बराबर में 360 दे ही रखा है। अब यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ लीजिए 0819 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश। अब यहां से निकाल लीजिए कोण
पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 360, अब माइनस इधर हो गया 290 अंश। और जब घटाओगे मेरे प्यार बच्चों तो पी टी क्यू बराबर वही आपको 70 अंश देखने को मिलेगा, जो मैं डायरेक्ट आपको बता दिया था। लेकिन लिखने का तरीका यह है, डायरेक्ट तो मैंने तुरंत आपको बता दिया, लिख आप लोग को हल करने का तरीका यह है। 70 अंश आया, देखते हैं ऑप्शन में दिया है। देखिए मेरे प्यारों, जो ऑप्शन में दिया है बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे प्यारों, 70 अंश हो जाएगा। क्लियर है, किसी भी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रयत्ता होगी। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, फिर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, पेज मैंने यहाँ पे ले लिया। बोला है कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रयत्ता क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए 52 पत्तों, ये क्या है आपका 52 पत्तों। तो 52 पत्तों की अगर एक गड्डी में एक पत्ता खींचने की सभी संभव परिणाम कितने होंगे। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूं, सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता कितना, मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक पत्ता खींचने के सभी संभव परिणाम कितने होंगे, तो आप कहोगे 52 होंगे। क्योंकि एक पत्ता खींचोगे तो 52 पत्ता 52 बार खींचोगे तो सभी संभव परिणाम 52 आएंगे, क्योंकि 52 बार आप खींच सकते हो उसको। एक एक पत्ता अगर खींचना होगा तो 52 पत्ता को आप 52 बार खींच सकते हो, तो सभी संभव परिणाम 52 होंगे। यहां तक क्लियर है। अब मेरे प्यारों, जो खींचा गया पत्ता अगर इक्का हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का आने की प्रयत्ता है, तो अगर इक्का को अगर हम खींचे हैं तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि खींचा गया, अगर मैं यहां लिखूं कि खींचा गया पत्ता, जो एक पत्ता जो मैं खींच रहा हूं तो वो अगर खींचा गया पत्ता एक इक्का हो, एक इक्का हो, तो अगर इक्का होगा तो इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो इसके अनुकूल परिणाम मेरे प्यारे बच्चों, अब सिंपल आप जवाब दे पाओगे, अभी मैं बता देता हूं। इसके अनुकूल परिणाम मेरे प्यारे बच्चों 4 होंगे। 4 किस लिए, क्योंकि 52 मेरे प्यारे बच्चों 52 पत्तों में 4 इक्का होते हैं, तो 52 पत्ता में कितना होता है 4 इक्का होता है, इसलिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमसे मेरे प्यारे बच्चों प्रायिकता पूछा है, तो लो भाई प्रायिकता का सूत्र बस लिखो, आंसर आपके हाथ में होगा। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रायिकता कहता है कि अनुकूल परिणाम, क्या कहता है अनुकूल परिणाम, और बटे में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम। यह होता है प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र। अब जिनको सूत्र मालूम है वो तुरंत इसका आंसर बता पाएंगे। तो अनुकूल परिणाम मेरे प्यारे बच्चों जैसा देख पा रहे हो कि 4 है, और सभी संभव परिणाम कितने हैं 52 है। तो 4/52 का मतलब हो गया कि 4 एकम 4 और 13 चौक को 52, 1/13 जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर से जरूर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि न दे। तो 1/13 का मतलब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो 1 सेकेंड का काम है, देखते ही आंसर इसका कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए क्या है, मैं प्रश्न देखता हूं कि समांतर श्रेणी आपको दे रखा है 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वांतर पूछा है। अब आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों सर्वांतर डी बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे a2 - a1 क्या होता है a2 - a1 होता है। तो यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 क्या है आपका 1 और a1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3। तो 1 में से 3 घटा दो तो डी बराबर 1 में से 3 घटाओगे तो -2 आ जाएगा। तो -2 ही क्या हो जाएगा डी का वैल्यू, मतलब सर्वांतर। तो सर्वांतर -2 आ गया। अब देखिए कितना सिंपल है, बस एक नजर देखते हुए इसका आंसर आपके सामने है। अब ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8वां, इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान पूछा है। अब इसमें भी ज्यादा भारी सवाल नहीं है, बस वैल्यू मालूम होना चाहिए tan 30 अंश का। tan 30 अंश का मान अगर मालूम है तो ये भी प्रश्न इजी है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 2 tan 30 अंश मेरे प्यारे बच्चों, और बटे में क्या दे रखा है तो 1 + tan स्क्वायर 30 अंश दे रखा है। बस वैल्यू पुटअप करना है मेरे प्यारे बच्चों, इतना याद रखना। देखो 2 है 2 × tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 में 3,
तो 1/3 यहाँ पे रख दोगे। फिर इसके बाद पूरे के पूरे बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 है तो आप लिखोगे 1 प्लस 10 30 अंश का मान लिखकर इसका स्क्वायर कर दो। तो 10 30 अंश का मान तो अभी आप देखे हैं कि 1/3 है, इसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है, सिंपल है। तो स्क्वायर कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2, अब बटे ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बटे में करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो करड़ी हट जाती है, तो ये सिर्फ 3 ही रहने वाला है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या हो जाएगा, तो ये तो 2/करड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, तो 4/3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ऊपर तो हो जाएगा 2/करड़ी में 3, यह भाग में है ना, गुणा में चेंज कर दो, गुणा में चेंज करोगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, हल किया आपने तो 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3, और नीचे हो जाएगा 2 को गुणा करड़ी में 3 करोगे तो 2/3। मेरे प्यारों जो नीचे कभी करड़ी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण कैसे किया जाता है कि जो 3/2/3 दिया है ना, तो नीचे जो दिया रहता है उसी का गुणा ऊपर नीचे दोनों कर देते हैं। तो 2/3 का गुणा ऊपर भी, 2/3 का गुणा नीचे भी कर देंगे। जब करेंगे मेरे प्यार बच्चों तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, ठीक है, 6/3, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 को गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और गुणे करड़ी में 3 को गुणा करड़ी में 3 करोगे तो करड़ी कट जाएगी तो सिर्फ 3 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6/3 ऊपर और नीचे 4 12 हो जाएगा। अब कटा दीजिए 6 से, तो 6 से कटाओगे तो 6 दूनी के 12, तो ऊपर तो करड़ी में 3 और नीचे बच गया आपका 2, और 3/2, करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 आ गया ना। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ बोला है साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश, साइन 30 अंश। और सबको मालूम है कि साइन 60 अंश का मान ही मेरे प्यारों जो करड़ी में 3/2 होता है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं इजी? बिल्कुल इजी है, और डिटेल में मैंने समझाया कि ताकि भूलो नहीं आप। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न मैंने हल करके बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि यदि 5, 10, 15 और आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान होगा। पूछा है तो आर का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यार बच्चों, एक पेज लेता हूं, इसको भी समझाता हूं। बहुत सिंपल है मेरे प्यार बच्चों, समांतर माध्य का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है आप लोगों को। समांतर माध्य क्या कहता है, और समांतर माध्य इसमें ऑलरेडी दे चुका है कितना, 21। तो समांतर माध्य यही कहता है ना कि दी हुई संख्याओं का योग करो, तो जितनी भी संख्या है उसका योग करो, मतलब 5 + 10 + 15, इसके बाद प्लस आर है तो आर लिखो, 20 है, फिर प्लस 35 है और प्लस 40 भी है। तो दी हुई संख्या का योग मैंने कर दिया, और बटे में कुल संख्या, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या कितनी है, 7 है। और समांतर माध्य इस बार दे रुका है कि समांतर माध्य 21 है, तो समांतर माध्य की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। बराबर करेंगे तो जोड़ेंगे मेरे प्यार बच्चों इसको, तो जोड़िए, तब 5 और 10 5 15 15 15 30 30 20 50, और 50 और 35 कितना होता है, 50 3 80 85, और 85 और 40 कितना होता है, 125। तो 125 और प्लस ये आर तो आपका बचा ही है, तो यार हो जाएगा, और बटने में कितना है, 7 है। ठीक है, तो अब तो 7 का गुणा इसमें हो जाएगा ना, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14, तो ये तो हो गया आपका 147 बराबर, इधर हो जाएगा आपका 125 और प्लस में आर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि जब ये 147 दे रखा है, अब 125 प्लस में इधर आएगा तो 125 किस में हो जाएगा, माइनस में। अब बराबर इधर बच गया आपका आर बच गया, तो 147 में 125 घटा दीजिए, तो 7 में से 5 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है, कितना बच गया, 22, बराबर इधर बच गया आर। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 22 आ गया। यही आर का वैल्यू हमसे पूछा था, तो आर का मान 22 आ गया, देखिए दिया है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल दिया है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या बोला है
देखिए मेरे प्यारों से दसवां लॉजिकल क्वेश्चन, बस समझने वाला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक रूप होगा। अब यहाँ पे m दिया है, m+1 दिया है, 2m दिया है, 2m+1 दिया है। अब मेरे प्यारों बच्चों कहने का मतलब यह है ना, सिंपल अगर बताऊं तो कह रहा है कि m का मान मेरे प्यारे बच्चों चाहे मैं 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, डॉट डॉट करते कुछ भी रखूं, एम का मान कुछ भी रखूं, किस वाले में रखूंगा, एम का मान कुछ भी, कि वो हमेशा आपको धनात्मक सम पूर्णांक देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि एम का मान अगर मैं 0 रख देता हूं तो 0 तो ठीक है, ये आपका मान लीजिए धनात्मक सम पूर्णांक है। अगर मैं m का मान 1 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, एक आपका धनात्मक समपूर्णांक है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। बी वाला का अगर हम बात करें m बराबर 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 0, और 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो 1 तो आपका विषम हो गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर 2m, तो 2m ही होगा राइट आंसर, इसलिए होगा क्योंकि आप m का मान कुछ भी रखो, देखना हमेशा धनात्मक समपूर्णांक ही देखने को मिलेगा। देखिए m बराबर 0 रखोगे तो 2 में 0 को गुणा करोगे तो 0, अब 0 आपका समपूर्णांक है। अब m बराबर 1 रखोगे तो 2 एकम 2, ठीक है, अब 2 आ गया तो 2 भी आपका समपूर्णांक है। अब m का मान 2 रखोगे तो 2 दूनी के 4, 4 भी आपका समपूर्णांक है। m का मान 3 रखोगे तो 3 दूनी के 6, 6 भी आपका समपूर्णांक है। मतलब यही वाला ऑप्शन होगा, m का मान कुछ भी रखो धनात्मक समपूर्णांक देखने को ही मिलेगा। तो किस रूप का होगा, तो 2m रूप का होगा मेरे प्यारे बच्चों। सारे बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला है कि x अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु ए दिया है 2, -5 निर्देशांक है और बी का निर्देशांक है -2, 9 से समदूरस्थ है। पूछा है का निर्देशांक होगा, इसका निर्देशांक बताइए। अब यहाँ पे इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, यक्स अक्ष पर एक बिंदु जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपको जो कहलाता है यह यक्स और यक्स डैश अक्ष कहलाता है, और ये आपका वाई और वाई डैश अक्ष कहलाता है, आपको भी मालूम है। तो बोला है यक्स अक्ष पर एक बिंदु, मतलब इस वाले यक्स अक्ष पर कोई बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, और इस बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु P है और यक्स अक्ष पे है, तो यक्स अक्ष पर बिंदु अगर P मैंने माना है तो उसका निर्देशांक होगा x, 0। अगर ये y अक्ष पे रहता तो यहाँ पे हो जाता 0, लेकिन यक्स अक्ष पे है तो जिस यक्ष का नाम ले लेता है, जैसे यक्स अक्ष, तो यहाँ x होगा और यहाँ पे 0 होगा। y अक्ष पूछता तो यहाँ पे 0, यहाँ पे y हो जाता। तो कह रहा है कि यक्स अक्ष पर एक बिंदु, तो यक्स अक्ष पर एक बिंदु मैंने P मान लिया जिसका निर्देशांक है x, 0। कह रहा है कि जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ठीक है, वो बिंदु A है और जिसका निर्देशांक दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2, -5, और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं B है जिसका निर्देशांक आपको दे रखा है कितना, -2, 9। अगर कि सम दूरस्थ है मतलब समान दूरी पे है, मतलब ये अगर मिला दूं इस तरह, ठीक है, तो यह समान दूरी पे है। समान दूरी का मतलब कि सिंपल आप कह सकते हो कि PA, जितना PA की दूरी होगा उतना ही PB की दूरी है, क्योंकि उसने समदूरस्थ बोल रखा है, समान दूरी पे है, ठीक है। तो समान दूरी पे है तो बोला है कि उसका निर्देशांक, मतलब इसका निर्देशांक बताइए। तो 0 तो मालूम चल गया, सिर्फ x का वैल्यू मालूम चल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो PA बराबर PB, तो PA और PB की दोनों दूरी जो है वो समान है। तो पहले PA की दूरी निकालेंगे फिर PB की दूरी, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र वही फॉर्मूला दोनों के लिए होगा, इसके लिए भी लगाएंगे तो यही होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पीए के लिए भी यही होगा और पीबी के लिए भी सेम सूत्र यही होगा, क्योंकि यही सूत्र से निकलेगा, तो इसके लिए भी यही होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। तो पहले हम पीए का दूरी निकालेंगे, तो पीए का दूरी निकालेंगे तो करड़ी में क्या होगा पीए, तो इसका निकाल रहे हैं पी और ए का, तो पी ए में क्या हो जाएगा x1, तो x1 तो आपका x ही है, ठीक है, माइनस y1 क्या है x1 - x2, यही ना, देखिए x1 - x2, तो x1 तो आपका x हो गया, अब माइनस x2, x2 आपके पास 2 है, तो x - 2 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 आपके पास क्या है 0 और माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, y2 का वैल्यू -5 है तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब चलिए निकालते हैं पीबी का, तो अब हम इसमें देखेंगे पीबी में x1 जो होगा वो तो x होगा और माइनस
x2 क्या होगा, x2 -2, तो यह माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y1 तो आपके पास 0 है, माइनस y2 आपके पास 9 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, वर्ग कर दीजिए, करड़ी हट जाएगा, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी, तो दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, वर्ग करेंगे तो करनी हटा दीजिए, तो ये सिर्फ बचेगा आपका x-2 का होल स्क्वायर और प्लस ये जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 5 का होल स्क्वायर बराबर इधर बच जाएगा आपका x+2 का होल स्क्वायर और यहां से घट जाएगा तो सिर्फ आपका -9 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, करड़ी देखिए, करड़ी को हटा दिया मैंने। अब इसको हल करते हैं तो ये आपका a-b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो फार्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 -2ab, तो ए आपका x और बी आपका क्या है 2। ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर ए आपका टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, आप प्लस -9 का स्क्वायर करोगे तो 81, तो हल कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी के 4x प्लस के 25 बराबर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 दूनी के 4x और प्लस 81। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और 4 से 4 कैंसिल हो गया, इधर बच गया माइनस के 4x और प्लस के 4 इधर आएगा तो माइनस के 4x बराबर इधर बच गया 81 प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस के 25। अब देखिए -4x मिलकर हो गया माइनस के 8x बराबर 81 में से 25 घटा दीजिए कितना बच जाएगा 56, यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटे माइनस के 8, तो 8 7 56, तो x बराबर हो गया -7, तो x का वैल्यू -7 और वही निर्देशांक हमसे पूछा था कि निर्देशांक बताइए उस बिंदु का, तो निर्देशांक हो जाएगा p और p का निर्देशांक क्या था x का 0 हमने माना था, तो x का वैल्यू तो निकल ही गया है आपका, तो हो जाएगा निर्देशांक p का x का मान -7 है, 0 था ही, तो p का निर्देशांक आ गया -7 का 0। देखिए दिया है, चलिए देखते हैं। देखिए -7 का 0 मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की माप ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न का कहने का मतलब ये भी बता देता हूं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, ये केंद्र है, त्रिज्या है, ये दो त्रिज्या मैंने बना दिया, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, मतलब ये कोण जो है 30 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की लंबाई मतलब ये वाला ए बी की लंबाई पूछ रहा है कि ए बी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए त्रिज्या तो आपको मालूम चल गया, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, और थीटा जो है दिया है आपका 30 अंश, पूछा है चाप की लंबाई, क्या पूछा है कि चाप की लंबाई मतलब ए बी की लंबाई बताइए कि ए बी की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई मतलब ए बी की लंबाई पूछा है कि ए बी की लंबाई क्या होगा, तो सिंपल मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पे थीटा बटे 360, और यहाँ हो जाएगा चाप की लंबाई है तो इसलिए परिधि लिखेंगे 2πr। ठीक है, तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों थीटा का वैल्यू 30 अंश और बटे में हो जाएगा 360, यह हो जाएगा 2 इंटू पाई को रहने दो और गुणे आर, आर का वैल्यू कितना दिया है 6, तो 30 से कटाओगे तो 30 से कम 30 और 12 3 36, 12 12 में कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/12 और प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी के 12 पाई, 12 से 12 कैंसिल हो गया, पाई को गुणा 1 में करोगे तो पाई ही क्या बचेगा, आंसर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पाई देखिए दिया है बिल्कुल ऑप्शन में पाई, यहाँ पे देख पा रहे हो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न नंबर 13वां। देखिए प्रश्न नंबर 13वां क्या है कि बिंदु दिया है 5,0 और एक दिया है -12,0 के बीच की दूरी पूछा है कि बीच की दूरी क्या होगा, तो अभी हम देखें दो बिंदुओं बीच की दूरी का सूत्र भी देखें, इसको तुरंत आसानी से लगा पाएंगे। तो देखिए
मान लेते हैं कि बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है। इस बिंदु को ए मान लो, इस बिंदु को बी मान लो, और इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए का निर्देशांक दिया है 5 का के 0, और बी का निर्देशांक दिया है -12 का के 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबको मालूम है कि यह तो होता है आपका x1, यह होता है आपका y1, यह होता है आपका x2, और यह होता है आपका y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, मतलब ए बी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र सबको मालूम है, अभी मैंने बताया भी है। क्या होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सिंपल देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा करनी में, अब यहाँ पे x1 का वैल्यू दिया है 5, माइनस x2 का वैल्यू -12, तो ये आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो +12 का स्क्वायर, और प्लस y1 का वैल्यू 0, और माइनस y2 का वैल्यू भी क्या है 0, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो सिंपल आप देखोगे तो ए बी बराबर क्या देखने को मिला आपको करड़ी में, 12 और 5 कितना होता है 17, तो 17 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए बी बराबर करड़ी में 17 का स्क्वायर करोगे तो 289, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0। ठीक है, तो यहाँ से ए बी देखने को मिल गया कि करड़ी में 289 में 0 जोड़ोगे तो 289 ही आने वाला है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 289 का वर्गमूल करोगे तो 17 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ए बी मतलब 17, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गया 17। देखिए दिया है तो आप कहोगे जी जी बिल्कुल दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर मेरे प्यारे बच्चों 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² माइनस के 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, तो के का मान होगा। मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में फिट कर लो, जब भी मूल समान बोल दे, जब भी आपको मूल समान बोले, तो मूल समान बोले मतलब डी जो है 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप कहोगे डी क्या है, तो डी है विवितकर। तो विवितकर क्या होता है, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो जब भी मूल समान बोले तो समझ लेना कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अभी इसी में वैल्यू रखना है आपको, तो आपको एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए जो होता है मेरे प्यारे बच्चों x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक 3 है, तो इसलिए ए बराबर 3 आ जाएगा। बी क्या होता है, तो बी होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -6, इसलिए बी का मान -6 हो गया। और सी जो होता है अचर पद, अचर पद क्या है के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। अब यही वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो बोला है कि बी का स्क्वायर कर दो, तो बी हमारे पास -6 है, तो -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे ए बराबर 3 है तो 3 रखेंगे, और सी बराबर के है तो के रखेंगे, बराबर हो गया 0 यहाँ पे। तो -6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और -4 तिहाई 12 के, और बराबर में 0। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 36 बराबर -12 के उधर जाएगा तो प्लस के 12 के हो जाएगा, और यहाँ से के लिखेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा 36/12, तो 12 तिहाई 36, तो के बराबर क्या आ गया 3 आ गया। और यही के का मान हमसे पूछा था। चलिए देखते हैं के बराबर 3 दिया है क्या ऑप्शन में, आप कहोगे पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होने का कोई संभावना ही नहीं, इतना बता देता हूं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इस बात को समझो आप। अब यहाँ पे आपको बोला है कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बना लीजिए। मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज एबीसी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी मैंने रख दिया। अब यहाँ बोला है कि जिसमें ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 हो, तो इसका मान तो दे रखा है कि 6 कड़ी में 3, और AC का मान 12 दे रखा है कि AC का मान 12 होना चाहिए। BC का मान 6 भी दे रखा है, मतलब सबका वैल्यू दे रखा है। कोण B का मान पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि कोण B या 90 अंश हो सकता है। कब, ये 90 अंश तभी हो सकता है कि जब यह समकोण त्रिभुज बनाए, लेकिन उसके लिए शर्त है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम लगता है। पाइथागोरस नियम जब फॉलो करेगा तभी यह कोण B जो है 90 अंश के बराबर होगा। तो पाइथागोरस नियम यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होना चाहिए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की योगफल के। चलिए देखते हैं बराबर हो जाएगा तो काम हम लोगों का बन जाएगा। तो कर्ण सबको मालूम कि इसमें कर्ण क्या है, तो थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण क्या है यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर,
बराबर लंब, लंब सबको मालूम है कि ए बी है, 6 करड़ी में 3 लंब है तो लंब का स्क्वायर, प्लस आधार आपका यहाँ पे बीसी है 6, तो 6 का स्क्वायर। चलिए करते हैं। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो आपको कहोगे 144 होता है, बिल्कुल सही। इसका करोगे तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, गुणे करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो करड़ी हट जाती है तो सिर्फ 3 होगा, आप प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 36। तो ये तो 144 है, रहने दो कोई बात नहीं। यह गुणा करोगे तो 6 3 18, हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10, 108 और प्लस ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 36। तो ये तो हो जाएगा आपका 144 बराबर 108 में 36 जोड़ोगे तो ये भी हो जाएगा 144। तो 144 बराबर 144 मतलब बिल्कुल सही हो रहा है, पाइथागोरस नियम फॉलो कर रहा है। तो इसलिए पाइथागोरस नियम फॉलो कर रहा है, इसलिए 100% कोण बी जो होगा 90 अंश होगा, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में बी वाला 90 अंश होता है, सबको मालूम है। तो 90 अंश मतलब देखिए दिया है बी वाला, देखिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 90 अंश। समझ में आ गया ना, हर एक लड़के को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को डाउट नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 जो है वो बहुपद आपको देख के पूछा है कि इसका शून्यक होगा। मेरे प्यारे बच्चों जब भी बहुपद कोई दे दे, जैसे यहाँ बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3 देकर पूछा है कि शून्यक बताइए, शून्यक जब भी पूछे ना इसको शून्य के बराबर कर दो। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, समीकरण को हल कर दो। तो 3 का गुणा जब 1 में होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, जब 3 का गुणा जब 1 में होगा तो 3 आएगा। तो ऐसी संख्या बताइए कि गुणा करने पे 3 आ जाए, ठीक है, गुणा करने पे 3 आ जाए और जोड़ने घटाने पे मेरे प्यारों चो माइनस के 2 आ जाए। तो आप कहोगे 3 गुणे 1 होगा, बिल्कुल होगा। 3 में 1 को गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 में से घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको आप सजाओगे कैसे, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के x, क्योंकि माइनस के 3x में माइनस के 3x और प्लस के x मिलके बनाएगा माइनस के 2x, और माइनस के 3 और गुणे 1 जब गुणा करोगे तो माइनस 3 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये हो गया -3 बराबर 0। अब मेरे प्यारों जब जानते हो ये जोड़ा बन जाएगा, यहाँ दोनों इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2x है ना, तो एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक x तो बचेगा, और माइनस इसमें तो एक ही x है, इससे ये कैंसिल तो सिर्फ 3 बचेगा। और प्लस इसमें x है इसमें 3 है, कॉमन लेने लायक कुछ है ही नहीं, तो जहां कुछ नहीं कॉमन लिया जाता वहां पे एक कॉमन लिया जाता है, तो एक कॉमन लोगे तो जैसे वैसे उतर जाएगा, x -3 बराबर 0। देखो तो गुणनखंड तभी सही होता है कि जो इस कोष्टक में आया वही चीज इस कोष्टक में आना चाहिए, दोनों सेम है तो गुणनखंड आपका सही है। तो x-3 इसमें भी है, x-3 इसमें भी है, तो x-3 कॉमन ले लो, तो x-3 कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया सिर्फ x और ये वाला बच गया +1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो। तो x-3 बराबर मैंने 0 कर दिया, एक साइड मैंने कर दिया x +1 बराबर 0 कर दिया। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3, ये हो जाएगा x बराबर प्लस के 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1। तो अब यहाँ पे एक तो 3 आ गया, एक आपका -1 आ गया, दो शून्य का आ गया कि नहीं, 3 और -1 देखिए दिया है, तो 3 -1 3 -1 यहाँ पे 3 -1 मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया मेरे प्यारों, किसी बच्चों को डाउट मेरे प्यारों बताइए, किसी बच्चों को डाउट नहीं हुआ होगा, लाइक करते रहना मेरे प्यारों। इस बार आप लोगों को 70 में 70 लेके आना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि द्विघात समीकरण दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विवितकर होगा। अब विवितकर का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया है आप लोगों को कि विवितकर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, डी बराबर यही फॉर्मूला होता है ना विवितकर बराबर, तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है। यहाँ पे सिर्फ ए बी सी का वैल्यू चाहिए, और वो भी निकालना मैं बता दिया हूँ कि ए का मान जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो एक तो छिपा है, तो इसलिए यहाँ पे ए बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह बी, तो बी जो होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स के आगे भी कुछ नहीं है तो एक छिपा है, तो बी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। और सी अचर पद जो है कि -1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे रखिए आप, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 गुणे ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू तो -1 दिया हुआ है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, इस माइनस गुणा इस माइनस में करोगे तो प्लस, 4 को गुणा 1 में करोगे तो 4 एकम 4, फिर 1 में गुणा करोगे तो उतना ही आएगा 4। तो डी बराबर 4 और 1 5, तो डी का वैल्यू 5 आ गया, मतलब विविधकर 5 आ गया। तो 5 का मतलब मेरे प्यारे जो पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस एक बार प्रैक्टिस करके जानिए आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 तो बेहद सिंपल प्रश्न है, कैसे लगाएंगे इसको देखिए। दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए का मान। अब मेरे प्यार बच्चों मैं तो इसको यही हल कर दूंगा,
कि 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस के 9 10 स्क्वायर ए दे रखा है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। अब यहाँ पे 9 गुणे, अब देखो ये फार्मूला चलता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसके जगह हम 1 रख देंगे, तो 9 गुणे 1 बराबर 9। 9 मतलब सी वाला ऑप्शन, देखो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल आसान है। 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट का बाद छोड़िए, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत आंसर बता दोगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, बारंबारता आपको दे रखा है। सबसे सिंपल बात यह है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अधिकतम वर्ग बारंबारता देखेंगे कि अधिकतम वर्ग की बारंबारता किसकी है। तो 7 8 2 2 1, यहाँ पे 8 जो है 8 की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, तो अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है। और इस बारंबारता अगर हम संगत वर्ग देखें तो संगत वर्ग क्या है, यहाँ पे 3 और 5 इसके संगत वर्ग हैं। ठीक है, मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग मेरे प्यार बच्चों आपको मालूम चल गया कि बहुलक वर्ग तो आपका 3, 5। ठीक है, अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो बहुलक वर्ग की निम्न छोटी संख्या कौन है, 3 है। तो 3 जो है वो एल का माना गया। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो एल बराबर 3 आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे वर्ग की माप देखते हैं, एच का वैल्यू। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एच का मतलब इसमें वर्ग अंतराल किसका कितना का है, तो 2 2 का वर्ग अंतराल आपको दिख रहा है, तो एच बराबर आपको 2 दिख रहा होगा। तो एच बराबर 2 आ गया, एल बराबर आपका 3 आ गया। ठीक है, और ये जो 8 होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाता है, मतलब इसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ का वैल्यू तो 8 आ गया। और आपका F1 और F2 क्या होता है, देखिए F1 जो होता है वो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो पहले वर्ग, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता क्या है, 7। तो इसे हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों यह F1 का वैल्यू है। और F2 का वैल्यू क्या होता है कि बहुलक वर्ग के ठीक आने वाले वर्ग की बारंबारता जो है वो F2 का वैल्यू कहलाता है। यह 2 जो है वो आपका F2 का वैल्यू कहलाएगा, यह हो गया आपका F2। ठीक है, तो यहां से F1 F और F2 भी निकल गया, यहां से L भी निकल गया, यहां से H भी निकल गया। सब कुछ मैंने निकाल के आपको दिखा दिया मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ फार्मूले की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें फार्मूला लिख देता हूं कि अगर यहाँ पे बहुलक हमें निकालना है, तो यहाँ पे सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, बस फार्मूले की जरूरत है। तो बहुलक बराबर होता है फार्मूला L प्लस कोष्टक में F माइनस F1 बटे में 2F माइनस F1 माइनस F2, फिर यहाँ से कोष्टक बंद इंटू एच, यह होता है। और सबका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, बस मान रखना है। एल, तो एल का मान तो 3 अभी मैंने बताया, एफ का मान 8 माइनस F1 का मान 7 बटे में 2F। 2F का मतलब कि 8 गुणे 2। ठीक है, तो 8 दूनी की कितना हो जाएगा, 16, डायरेक्ट लिख दो, बात खत्म। माइनस F1 का वैल्यू कितना है 7, माइनस F2 का वैल्यू कितना है 2, कोष्टक बंद इंटू एच, एच का मान भी 2 है, तो 2 आपने रख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और बटे में 16 और माइनस माइनस 7 और माइनस 2 मिलके हो जाएगा माइनस के 9, और कोष्टक बंद यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7। तो 1/7 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणा 1 में करोगे तो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2/7, तो 2/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0.286 बार जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3.286 हो जाएगा बहुलक। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर, 3.286। देखिए दिया है 3.286, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पे 20वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 20वां है मेरे प्यारे बच्चों, क्या तो उसको समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 20वां बोला है कि 7 सेंटीमीटर, क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया गया है, तो इस गोले का आयतन होगा, और पाई का मान 3.14 आप ले सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, तो आप ही बताओ कि मैं अगर एक घन बना देता हूँ 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन, ठीक है,
देखिए 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन बन गया। अब ये कह रहा है कि इस घन से बड़ा गोला काट। तो बड़ा से बड़ा गोला हम लोग क्या काट सकते हैं, यही काट सकते हैं इस तरह तिरछा में। बड़ा से बड़ा गोला हम लोग ऐसे ही तो काट सकते हैं। तो बड़ा से बड़ा अगर मैं गोला काट दिया तो इस गोले का व्यास क्या होगा, इस गोले का व्यास जो होगा इस घन का व्यास ही तो कहलाएगा। तो गोले का व्यास घन के व्यास के बराबर ही होगा, क्योंकि बड़ा से बड़ा गोला काट रहा हूँ, इसके आकार का ही काट रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो गोले का व्यास जो होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि गोले का व्यास, अगर हम गोले की व्यास की अगर हम बात करें तो गोले का व्यास जो है वह आपका घन की भुजा, ये घन की भुजा ही तो है, घन की भुजा के बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर होगा। तो गोले का व्यास जो होगा घन की भुजा के बराबर, क्योंकि सबसे बड़ा का बड़ा गोला काटा जा रहा है ना, सबसे बड़ा गोला कब काट पाओगे, जितना बड़ा घन है उतना बड़ा गोला काट पाओगे। तो घन की भुजा जो होगा गोले की व्यास के बराबर होगा। तो गोले का व्यास मतलब डी बराबर, घन की भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो डी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2। तो आर का वैल्यू भी मालूम चल गया। तो हमें पूछा क्या, गोले का आयतन। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। गोले का आयतन का फार्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ कि जो आपका 4/3 दे रखा है, ध्यान समझिए, 4/3 गुणे 3.14 और गुणे 7 गुणे 7 दे रखा है ना। और इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए आपको कीजिए क्या कि 2 दूनी के 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस 2 से इसको कटाइए, इस 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 11 बचा, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 157 आ गया। सिंपल। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आपका बच गया 1.57 और गुणे 7 का क्यूब करोगे तो 343 और नीचे बच गया आपका मेरे प्यारो 3। यहां तक बच गया, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आपको काम करना क्या है कि 343 गुणा 1.57 में कर दीजिए। जब करोगे तो आ जाएगा आपका 538.51 और बटे में 3 आ जाएगा। और जब इसका भाग दोगे तो 189.5 सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलेगा। ये इसको आप काट दो, ठीक है। बस इतना काम कर दीजिए, 189.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आपका आंसर समझ में आ गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या किया, अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले तैयार कर लो, फिर अगला वीडियो में हम लोग खंड ब के सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।